हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं नो बकवास ओनली स्टडी विद फुल एंटरटेनमेंट चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की चैप्टर नंबर 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोला जाता है। ऐसे बेसिकली यह न्यू सिलेबस के अनुसार हमारे इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। इस चैप्टर में पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग जनरली आज देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसको समझेंगे। और प्रिंसिपल वैल्यू खास करके आज ध्यान देंगे, और कैसे निकाला जाता है वो समझेंगे। दो चार को इसका एग्जाम्पल समझेंगे। अभी हम लोगों के पास बहुत समय है, उतावला नहीं होना है। आराम आराम से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे, इसलिए अगर बकाना नहीं है। चलिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ा सा चैप्टर पे डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आप देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज 4.1 जो हम लोगों की केसी सिन्हा बुक का ये है 4.1। इसमें आपको जनरली क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, टाइप 1 का जो क्वेश्चन होता है, फाइंड द वैल्यू, ये आपका जनरल वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको लेकर के 8 तक 8 क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को मेन फोकस करना है प्रिंसिपल वैल्यू पे। जनरल वैल्यू तो आप कैसे भी किसी भी प्रकार से निकाल लीजिएगा आसानी से। मेन हम लोगों का जो फोकस करना है सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे। आज हम लोग सीखेंगे यही प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना। इस प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना सीखेंगे आज। दो चार एग्जाम्पल करेंगे और डोमेन, रेंज, ये सब इसको निकालने में आवश्यकता पड़ता है उसको समझेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और रख लीजिए। जब सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज तो उस समय आपको काम देगा, नहीं तो बुक है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसको हम पढ़ा रहे हैं केसी सिन्हा से। यह चैप्टर नंबर 4 है, 4 चैप्टर नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फार्मूला, कुछ वर्किंग रूल है जिसको जानेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको जानेंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बचपन में हम लोग इन्वर्स का मतलब समझते हैं उल्टा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x इन्वर्स है तो इसका मतलब हम लोग समझते थे 1/x, राइट। 2 इन्वर्स है तो इसको समझते थे 1/2, राइट। बट अब गलत हो जाएगा, वैसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फंक्शन में नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, या देख पा रहे होंगे कि जैसे लिखा हुआ है साइन इन्वर्स x, तो इसको क्या साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसको हम लिख सकते हैं वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। लेकिन सोचेंगे कि क्या साइन इन्वर्स x को 1/sin x लिखेंगे, तो नहीं, यह बराबर नहीं होता, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इन्वर्स x जो है साइन x के पावर इन्वर्स या फिर 1/x के बराबर होगा, तो नहीं, यह भी गलत हो जाएगा, यह बराबर नहीं होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ी सी आप देखिएगा यहाँ पे, साइन इन्वर्स x इज ऑल्सो डिनोटेड बाई आर्क साइन x, मतलब साइन इन्वर्स x को आर्क साइन x से भी डिनोटेशन किया जाता है, इसको समझा जाता है। उसी प्रकार से देखते हैं, साइन इन्वर्स x को आर्क साइन भी लिख सकते हैं। और इसको सॉल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए कुछ जो जनरल टर्म होते हैं, छोटे छोटे टर्म होते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइन है, उसी का एंगल में अपोजिट है, यानी कि इन्वर्स है। तो साइन का
एंगल में साइन इन्वर्स एक्स है तो उसका वैल्यू एक्स होता है। सेम उसी प्रकार से जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं सब में वेरी करता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉसेक है, उसी का एंगल में इन्वर्स है तो उसका वैल्यू एक्स है। सेक है, इसका एंगल में इन्वर्स है तो इसका वैल्यू भी एक्स होगा। कॉस है, इसका एंगल में ही कॉस इन्वर्स है एक्स तो इसका वैल्यू एक्स यानी कि एंगल के बराबर हो जाता है। टेन है, एंगल में टेन इन्वर्स एक्स है तो इसका वैल्यू एक्स। कॉट है, एंगल में कॉट इन्वर्स एक्स है तो इसका वैल्यू एक्स। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे पहले साइन था, उसका पहले साइन था उसके बाद फिर साइन इन्वर्स एक्स आया, लेकिन यहाँ पे पहले साइन इन्वर्स है उसके बाद साइन एक्स आया, यानी कि यह उल्टा भी रह सकता है। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर भी इसका भी वैल्यू एक्स होता है। इन्वर्स पहले उसके बाद एंगल में है, इसी का उल्टा है तो इसका भी वैल्यू एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम प्रोसेस इसमें है, सेम प्रोसेस इसमें है, सेम प्रोसेस आपका इसमें है। थोड़ी सी आप इसी को ध्यान में दे दीजिएगा और थोड़ी सी अपने डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे में साइन इन्वर्स है, इसका एंगल में कुछ नेगेटिव एंगल आ जाता है तो इसका वैल्यू जो होता है सब माइनस बाहर निकाल करके एंगल को पॉजिटिव कर देते हैं। ये एंगल दिख रहा होगा, पॉजिटिव हो गया। उसी प्रकार से कॉस है, चलिए इधर वाला पार्ट बाद में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर का पार्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइन इन्वर्स एंगल में नेगेटिव है तो नेगेटिव माइनस बाहर निकालेंगे, ये जो एंगल था उसको पॉजिटिव कर दिए। सेम प्रोसेस उसी प्रकार से टेन के साथ भी होता है। टेन का एंगल में नेगेटिव है तो माइनस को बाहर निकालेंगे और टेन इन्वर्स एक्स में एंगल को पॉजिटिव कर देंगे। उसी प्रकार से कोसेक इन्वर्स एक्स में यहाँ पे एंगल जो है सो नेगेटिव है तो इसके लिए नेगेटिव जो एंगल है उसको बाहर निकालेंगे और यहाँ पे कोसेक का एंगल पॉजिटिव कर देंगे। ये तो कुछ बेसिक फार्मूला हो गया। अब लेकिन क्या यही प्रोसेस कॉस के भी साथ किया जा सकता है, सेक इन्वर्स के भी साथ किया जा सकता है, कॉट के भी साथ किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्या करना रहता है कि यदि कॉस का एंगल नेगेटिव होता है तो पाई में से घटाकर एंगल को पॉजिटिव किया जाता है। सेक के साथ भी वही किया जाता है, पाई में से घटा करके इसका जो एंगल होता है उसका पॉजिटिव कर दिया जाता है। कॉट इन्वर्स का एंगल नेगेटिव है तो पाई में से घटा करके एंगल को पॉजिटिव कर देंगे। यही मैंने यहाँ पे ध्यान देना था। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग को वैल्यू पढ़ना है। वैल्यू जनरली दो प्रकार के होते हैं, आप सुने होंगे। एक तो हो गया आपका जनरल वैल्यू, दूसरा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू को आप जनरली किसी भी प्रकार से एंगल पुट करके निकाला जा सकता है। जो चैप्टर में जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे निकलेगा। और ये उतना कोई खास नहीं होता है, इसको वहीं पे समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को, जो एक निश्चित रेंज में निकलता है। एक निश्चित रेंज के अंतर्गत उस वैल्यू को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और जब बात आई रेंज की तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू को समझने से पहले रेंज को समझ लेते हैं। थोड़ा आपको रेंज के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आप और समझ लीजिएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए चाहे तो पाई में ऐड किया जाता है कुछ एंगल को, या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब जाकर के जो वैल्यू उस निश्चित रेंज के अंतर्गत आता है जो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ी सी समझिएगा। जैसे साइन इन्वर्स एक्स है, इसको कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है, कॉट इन्वर्स एक्स है, सेक इन्वर्स एक्स है, कोसेक इन्वर्स एक्स है। ये सबको हम बराबर क्यों किए हैं और उसी के बराबर एंगल भी लिख दिए हैं? क्यों? साइन इन्वर्स एक्स होता है, ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक एंगल ही है। साइन इन्वर्स एक्स एक खुद एंगल है, कॉस इन्वर्स एक्स खुद एंगल है। आपका ये जितना भी दिख रहा है ये सब एंगल के बराबर होता है। तो चलिए थोड़ा सा अब आपको समझा देते हैं रेंज क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन।
यहाँ पे आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन होता है वो 6 फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये डोमेन है, ये रेंज है। ये आपको थोड़ी सी हम समझा देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये जो वैल्यू जो है रेंज, इसको से प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने में बहुत काम आता है। जब कभी आप निकालते होंगे तो गलत कितने बार हो जाता होगा, सही से बनाते होंगे, जनरल वैल्यू में तो आंसर आ जाएगा लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में समझने से पहले इस रेंज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आइए समझते हैं डोमेन। जैसे साइन इन्वर्स थीटा, ये कोई फंक्शन है जिसका डोमेन जो होता है सब -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। कॉस इन्वर्स थीटा है, इसका जो डोमेन होता है इसका भी सेम साइन इन्वर्स x की तरह ही -1 से लेकर के +1 के बीच के वैल्यू होती है। यहाँ पे एक कोष्ट आपको दिख रहा होगा, ये कोष्ट जो है से आपका बड़ी वाली कोष्ट है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। एक ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ये दोनों का मतलब क्या होता है से भी समझाते हैं, पहले थोड़ी सी डोमेन समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा tan इन्वर्स थीटा, जिसका जो डोमेन होता है सो ऑल रियल नंबर होता है। ऑल रियल नंबर बोले तो -∞ से लेकर के आपको +∞ के बीच में सारे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। वही होता है tan इन्वर्स x का। लेकिन sec इन्वर्स थीटा का डोमेन की बात करें तो ये होता है ऑल रियल नंबर, जिसमें से -1 को और +1 को छोड़ देना है। सेम उसी प्रकार से cosec इन्वर्स थीटा का भी डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, जिसमें से -1 और +1 को छोड़ देना है। cot इन्वर्स थीटा का आपको डोमेन tan इन्वर्स थीटा की ही भांति ऑल रियल नंबर होता है। लेकिन रेंज में आते हैं, रेंज थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि डोमेन आप समझ गए होंगे। चलिए आइए अब थोड़ी सी रेंज को समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे रेंज फंक्शन का दिख रहा होगा, ये है रेंज, जिसमें से साइन इन्वर्स थीटा का रेंज है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में बिलोंग करता है। उसी प्रकार से कॉस इन्वर्स थीटा का रेंज 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। tan इन्वर्स थीटा का रेंज -π/2 से +π/2 के बीच लाइज करता है या बिलोंग करता है। उसी प्रकार से सेक इन्वर्स थीटा का रेंज 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है, लेकिन इसके बीच में एक π/2 भी आता है जिसको हमें नहीं लेना है, क्योंकि इस पे एग्जिट इसका इन्वर्स नहीं करता है। उसी प्रकार से कॉसेक इन्वर्स थीटा का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन इसी बीच में एक 0 भी आता है जो हमें 0 को नहीं लेना है। उसी प्रकार से कॉट इन्वर्स थीटा की रेंज जो होती है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये ब्रैकेट, कहीं पे आपको ये ब्रैकेट दिख रहा होगा, कहीं पे आपको ये ब्रैकेट दिख रहा होगा। आते हैं इस ब्रैकेट की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट आपको है -π/2 से π/2 के वाला जो ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे होता है कि इसमें जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें -π/2 को भी जोड़ेंगे और π/2 को भी जोड़ेंगे, यानी कि -π/2 भी हो सकता है उस रेंज के अंतर्गत, 0 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, 45 यानी कि π/4 भी हो सकता है। इस प्रकार से समझेंगे। और बात होता है अब थोड़ी सी इस ब्रैकेट को देखिए या फिर इस ब्रैकेट को देखते हैं, तो यहाँ पे जो होती है कि इसमें -π/2 और π/2 को हमें नहीं लेना है। इसके बीच में सारे एंगल होंगे, लेकिन ये दोनों एंगल नहीं होंगे। -π/2 हमें नहीं लेना है, π/2 नहीं लेना है। इसके बीच के जितना भी एंगल होते हैं, जैसे देखते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हमें नहीं लेना है। 90 से कम और -90 से ज़्यादा, ये दोनों के बीच का एंगल हो सकता है 0 डिग्री, -45। तो फ्रेंड्स, हम लोग डोमेन और रेंज को अच्छी से भली भांति समझ चुके हैं।
अब चैप्टर को आगे बढ़ाकर थोड़ी सी आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ आगे। अब ये चीज़ तो आपको बता ही दिए कि साइन का यदि एंगल जो है नेगेटिव होता है तो इसमें से माइनस बाहर करके एंगल को पॉजिटिव करते हैं। उसी प्रकार से कॉस का एंगल नेगेटिव होता है तो पाई में से घटाकर एंगल को पॉजिटिव करते हैं। टेन का एंगल नेगेटिव है तो माइनस आगे निकाल करके एंगल को पॉजिटिव करते हैं। कॉसे का एंगल नेगेटिव है तो पाई को में से घटा करके इसका एंगल पॉजिटिव करते हैं। सेक का एंगल नेगेटिव है तो इसमें से पाई में से घटा करके इसका एंगल पॉजिटिव करते हैं। उसी प्रकार से कॉट का एंगल नेगेटिव है तो पाई में से इसको घटा करके एंगल पॉजिटिव कर दिए। थोड़ी सी और आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग सब चीज़ सीख लेते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है, डिग्री और रेडियन का प्रॉब्लम आ जाता है। जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं 10वां तक जनरली वो डिग्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोगों को पढ़ना है वो रेडियन में सारा वैल्यू पढ़ना होता है। यानी कि इसका कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से कन्वर्जन में। तो आइए इसको समझते हैं। टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई रेडियन। यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है 180 डिग्री। तो इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम 1 रेडियन की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स यदि हम एक रेडियन की बात करते हैं जो कि 180 बटा पाई के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हमें एक रेडियन निकालना है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। 1 रेडियन को यहीं पे छोड़ देंगे, 180 में इस पाई से डिवाइड करवा देंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई हो गया। तो उसी प्रकार से जब हमें कन्वर्ट करना रहेगा रेडियन टू डिग्री, जैसे दिया हुआ है रेडियन में डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे इस प्रकार से भी इसको हम समझ सकते हैं कि हमें रेडियन में दिया हुआ है यानी कि पाई के फॉर्म में रहेगा, हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री हो या रेडियन हो, फ्रैक्शन के ऊपर ही अधिकतर आपको दिखेंगे, नीचे बहुत कम दिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि जैसे पाई यहाँ पे रेडियन है, 5 पाई या पाई यहाँ पे रेडियन है, इसको हमको बदलना है डिग्री में। तो हमें ऐसा चीज़ से गुना करना है जो डिग्री में कन्वर्ट कर दे। जैसे हम यहाँ पे गुना करते हैं 180 बटा पाई, इस रूल के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट तो हो जाएगा। यानी कि हम पाई से जब पाई को कैंसिल करेंगे तो 180 बच जाएगा। यानी कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। यहाँ पे तो समझ गए इस बात को हम। तो क्या यहाँ पे हम कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते कि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम गुना करेंगे ऊपर में डिग्री वाला रख के और नीचे में पाई। यानी कि यहाँ पे सिर्फ खेला जो होता है से पाई बटा 180 और एक होता है 180 बटा पाई, यही दो चीज़ का खेला होता है। इसी चीज़ को हमें समझना है। तो जब हमें डिग्री दिया हुआ है रेडियन में और हमें डिग्री में प्राप्त करना है तो यहाँ पे डिग्री के ऊपर रखेंगे और इसको से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा मेरा डिग्री में। लेकिन दिया हुआ है डिग्री में, जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री दिया हुआ, हमको रेडियन में प्राप्त करना है तो रेडियन हो तो यहाँ पे पाई ऊपर रखेंगे और 180 नीचे रखेंगे। हमें रेडियन में प्राप्त करना है तो रेडियन का फॉर्म हमेशा पाई के रूप में होता है, तो पाई नीचे नहीं ऊपर रखेंगे, ऊपर रखेंगे या और 180 से। इस प्रकार से इस रूल को ही फॉलो करता है, अपना जैसे भी दिमाग में रखना काम है। अगर दिमाग में रहेगा तो फिर आसानी होगा, नहीं तो फिर बदलने के लिए तो बदला जाएगा। जब इसको जब डील करेंगे क्वेश्चन को तो वहाँ पे भी और समझाएंगे। यानी सिंपल शब्दों में यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री तो 180 बाई पाई से गुना करेंगे और डिग्री से रेडियन में हमको करना है तो पाई बाई 180 से करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे समझिए, समझना आपका काम है। थोड़ी सी समझिएगा इसको, लेकिन समझना इसको ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसको सॉल्व करने से पहले हमको सॉल्यूशन जिस प्रकार से लिखा हुआ है कॉपी पे उस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हमें लिखना है लेट साइन इनवर्स
-1/2 इज इक्वल टू थीटा। ये चीज़ हम आपको बताए थे कि यह कुछ नहीं है, साइन इन्वर्स एक्स जो है एंगल है, यानी कि इसको थीटा के बराबर कर देंगे और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताए हैं कि यदि साइन का एंगल जो है नेगेटिव रहता है तो माइनस को बाहर निकाल करके एंगल को पॉजिटिव कर देते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे थोड़ी सी अप्लाई करते हैं, समझिएगा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे एंगल जो है से इसका नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस माइनस को बाहर निकालेंगे और एंगल को पॉजिटिव करेंगे। साइन में हम कर सकते हैं डायरेक्ट, हम माइनस को बाहर यहाँ पे निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और साइन इन्वर्स का जो है इसका एंगल जो है से हम कर दिए पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव को हटा करके यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। माइनस साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। थोड़ी देरी पहले आपको ये भी बताए थे कि साइन इन्वर्स है उसी का एंगल में उसी का इन्वर्स, यानी कि उसी का उल्टा साइन थीटा है। तो ई खाली एंगल के, यानी कि वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे थीटा है, थीटा के बराबर हो जाएगा। उस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मान थीटा के बराबर हो गया। सेम इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे समझते चलिए। माइनस तो बाहर निकल गया, साइन इन्वर्स माइनस, इसको इन्वर्स बोलते हैं, 1/2 है। अब 1/2 को हम क्या π/6 लिख सकते हैं। π/6 कहने का मतलब होता है 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। और 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 होता है। तो माइनस तो मेरा ये वाला रहेगा, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, साइन इन्वर्स है वो भी रहेगा। और क्या 1/2 को हम यहाँ पे साइन π/6 लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे, इज इक्वल टू थीटा। और इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़े, साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो वही रूप हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा बराबर आपको हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये π/6, ये आपका थीटा हुआ। यही आंसर होगा। कब? जब यह एक निश्चित रेंज में बिलोंग करेगा तब। अब हमें वह रेंज को समझना होगा। तो पीछे आपको बताए होंगे कि साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज बिलोंग करता है से -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि -90 डिग्री से +90 डिग्री। और ये π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, यानी कि -90 और +90 के बीच में -30 डिग्री बिलोंग करता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको थोड़ी सी नोट्स कर लीजिएगा और आगे 2-4 एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पे आप तो समझ ही पा रहे होंगे कि एंगल नेगेटिव है तो बाहर निकाल करके एंगल को इसको पॉजिटिव कर दिए। उसी प्रकार से -1/2 को एंगल बाहर निकाल कर पॉजिटिव कर दिए। अब 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। और इस फॉर्मेट में तो हम जानते ही हैं साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू -π/6। यह बिलोंग करता है इसका निश्चित रेंज के अंतर्गत, तो यह प्रिंसिपल वैल्यू होगा। इसको और तरीके से बनाया जा सकता है, वो भी आप देख लीजिए थोड़ी सी। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को और भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन इन्वर्स -1/2, जिसको हम थीटा के बराबर माने हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो इन्वर्स है तो बराबर के इस साइड आएगा तो फिर एंगल में हो जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। और साइन थीटा तो यहाँ रह जाएगा, -1/2 को हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर रहने देंगे और 1/2 को लिख देंगे साइन π/6, ठीक है। उसी प्रकार से साइन से साइन यहाँ पे कट जाता है तो ये थीटा यहाँ पे रह जाता है सिर्फ, तो थीटा का वैल्यू -π/6 हो गया। यह भी एक निश्चित रेंज के अंतर्गत बिलोंग करता है जो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज में आता है, इसलिए यह प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अब बात आती है यहाँ पे
चुके होंगे आप कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री जो है से डिग्री में है, यहाँ पे हम लिखे हैं रेडियन में। तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, जिसमें पाई की ज़रूरी होता है। तो पाई की ज़रूरी होता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई को ऊपर रखे हैं और 180 से नीचे डिवाइड किए हैं। इस प्रकार से ये कट जाएगा 6 बार में, और पाई/6 आराम से यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख चुके हैं। अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको पिछले क्वेश्चन में 2 मेथड से सोल्व करके बताएं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को 2 मेथड बताए होंगे, जिसमें से एक मेथड ये भी था। इसमें हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें थीटा के बराबर मानना था। उसके बाद ये इन्वर्स को इधर लाएं और कॉस थीटा बन गया, यहाँ बच गया -√3/2। ये इसको देख रहे हैं कि माइनस को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा तो रहेगा, माइनस को बाहर निकालेंगे, √3/2 को हम लिख सकते हैं cos π/6। इस प्रकार से cos से cos कट करके थीटा का वैल्यू -π/6 आएगा, जो आप लोग के हिसाब से हो सकता है कि आंसर सही भी हो, लेकिन हम कहेंगे कि यह आंसर सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि आप लोगों को हमने रेंज पढ़ाया। रेंज पे आप ध्यान दिए होंगे कि cos इन्वर्स x का जो रेंज बिलोंग करता है से 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग करता है। ओके, बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट जो है से रहता है क्लोज ब्रैकेट, यानी कि 0 भी शामिल होगा, पाई भी शामिल होगा, और इसके बीच के सभी वैल्यू भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे आया आपका आंसर -π/6? यह शामिल है इस रेंज में, तो आपका आंसर आएगा नहीं। इसका मतलब हुआ 0 से लेकर के 180 के बीच की सारी एंगल होंगे, लेकिन यह तो नेगेटिव है। π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, वो भी यहाँ पर नेगेटिव। क्या यह एंगल इसमें शामिल है? तो नहीं, इसलिए यह प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। यदि जनरल वैल्यू पूछा रहता तो शायद ये आंसर रहता, तो हो जाता, ऑप्शन में होता तो ये आंसर हो जाएगा। और आप जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये एंगल ज़रूर देगा। तो चलिए दूसरा मेथड से ट्राई करते हैं अभी इसको बनाने के लिए। आइए सीखते हैं दूसरा मेथड से। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो दिया हुआ है कोई मेथड से आप पढ़िए, उसको थीटा के बराबर मानना पड़ता है, क्योंकि यह खुद एक एंगल है, इसलिए थीटा के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसका जो एंगल जो है तो नेगेटिव है और हमें बनाना है पॉजिटिव। तो पाई में से घटा करके इसको एंगल को यहाँ पॉजिटिव बना दिए, √3/2 पॉजिटिव कर दिए, यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिए पाई में से घटा करके। ये चीज़ हम आपको पीछे थोड़ी सी बता चुके हैं, इसका नॉलेज आपके पास है। आगे बढ़ते हैं। तो पाई, तो यहाँ आपको पाई का ये पाई रहेगा ही, माइनस √3/2 को हम लिख दिए cos π/6, आपको ये भी रहेगा। हम आपको पीछे में ये भी बताए होंगे कि cos इन्वर्स cos थीटा, यानी कि इन्वर्स में इन्वर्स है और यहाँ पे उसी का एंगल में दिया हुआ है, उसी का विपरीत, यानी कि यहाँ इन्वर्स है तो यहाँ इन्वर्स नहीं है। यदि यहाँ इन्वर्स होता तो यहाँ नहीं था, तो उसका वैल्यू थीटा के बराबर होता है, एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल है π/6 के बराबर हो जाएगा, यानी कि cos इन्वर्स π/6 इज इक्वल टू π/6 यहाँ पे होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, पाई तो ये वाला पाई रहेगा, माइनस इसका वैल्यू पूरा हो जाएगा π/6, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इन्वर्स cos π/6 का वैल्यू π/6 बराबर थीटा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा आप तो आएगा, इस 6 पाई में से 1 पाई घटेगा, यानी कि 5 π/6 इज इक्वल टू थीटा। यही आपका होगा प्रिंसिपल वैल्यू, और आंसर भी आपका यही होगा 5 π/6 आंसर। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या यह 0 से पाई जो रेंज होता है कॉस का, उसके अंदर बिलोंग करता है। तो इसको देख लेते हैं कन्वर्ट करके थोड़ा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 π/6 थीटा है, ये दिया हुआ है रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180/पाई से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें डिग्री तो ऊपर डिग्री वाला ही रखेंगे। तो जब इससे गुना करेंगे तो ये तो पाई से ये पाई कट जाएगा, बच जाएगा। ये 6 से काटेंगे 180 को 30 बार में, और 30 से 5 गुना करेंगे तो 150। ये 0 से लेकर के पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे है या 150 डिग्री जो है 0 से लेकर के 180 के बीच में है, इसलिए यह होगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू।
दूसरा मेथड यहाँ पे हमें काम दिया, इसलिए दोनों मेथड को ध्यान में रखना है और रेंज के अनुसार प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर जो ऑप्शन होता है उसमें दोनों रहेंगे, तो इसलिए समझ बूझ के मारना है, तुक्का नहीं लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही मेथड से आपको बता रहे हैं, एक मेथड से आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आंसर आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे फिर से इसको अगली वीडियो में। tan इनवर्स -√3 है क्वेश्चन, उसको एंगल थीटा का बराबर मानेंगे। यहाँ पे इन्वर्स है, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan में यहाँ हमको हमेशा tan थीटा है, तो किस अनुसार से इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चुनेंगे वो ध्यान देना है, हमें tan में ही चुनना है, क्योंकि tan से tan फिर काटना होता है। इसलिए tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। tan से tan कटेगा तो थीटा का मतलब यहाँ पे π/6 आएगा, π/6 आएगा। तो यह तो आंसर मेरा हो जाएगा। अब चेक करना है जनरल वैल्यू है या प्रिंसिपल वैल्यू है, तो जनरल वैल्यू तो किसी के भी बोल देंगे, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू को चेक करना होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज होता है tan में -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट है जिसमें -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच के सारे एंगल होंगे। π/6 का मतलब 30 डिग्री -90 डिग्री से लेकर के आपका +90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू यही होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसका दूसरा तरीका से आप खुद बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट करके बोलिएगा इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन cot इनवर्स -1। अब इसको जब हम एक मेथड से निकालते हैं cot इनवर्स -1 इज, तो यहाँ पे आपको आएगा थीटा, ठीक है। तो इन्वर्स को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू -1। cot थीटा इज इक्वल टू माइनस को यहीं पे छोड़ देंगे और सिर्फ हमको 1 को लिख सकते हैं। cot 45 का मान होता है 1, यानी कि cot π/4, 45 को π/4 हम लिख सकते हैं। आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। यहाँ से cot कटेगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा -π/4। तो क्या यह प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है? आपके नज़र से हो सकता है, लेकिन मेरे नज़र से नहीं हो सकता है। आप तीसरा नेत्र को खोलिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका रेंज नहीं है। रेंज होता है cot इनवर्स का तो 0 से π के बीच होता है, उसमें भी गोल ब्रैकेट होता है, यानी कि इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ 0 होगा, नहीं 0 नहीं होगा, π नहीं होगा, इस दोनों को छोड़ करके इसके बीच के सारे एंगल होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है, ऐसे ही नहीं होगा। तो इसका दूसरा मेथड से ट्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब इस क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से ट्राई किए तो यहाँ पे लिखे हैं cot इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको एंगल के बराबर मान लिए हम पहले। अब यहाँ पे एंगल जो है तो नेगेटिव है और cot में है, तो हमें पहले एंगल को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो एंगल को पॉजिटिव करने के लिए हम पाई में से घटाएंगे, एंगल को पॉजिटिव कर दिए। पाई में से घटाए, cot इनवर्स का एंगल जो नेगेटिव था उसको यहाँ पे हम पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। पाई में से तो वही घटा ही देंगे। अब देख रहे हैं कि 1 cot में ही किसका होता है 1 वैल्यू, वो देखेंगे तो cot इनवर्स यहाँ पे रहेगा और cot 45 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे cot 45 1 के जगह पे हम cot 45 लिख दिए। 45 को π/4 ही बोलते हैं। अब ये भी आप पढ़े होंगे कि cot इनवर्स है और उसी का एंगल में उल्टा है, अपोजिट है, यानी कि cot है। यहाँ पे cot है तो यहाँ पे इन्वर्स है, यहाँ पे अगर cot रहता तो यहाँ पे इन्वर्स होता, तो भी उसका वैल्यू सिर्फ एंगल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसको ये कैंसिल होगा और बच जाएगा सिर्फ ये वाला से ये वाला कैंसिल होगा, बच जाएगा पाई यहाँ पे और ये यहाँ से π/4 हो जाएगा, यानी पाई में से π/4 जाएगा तो बच जाएगा 3 π/4 जो थीटा के बराबर होता है। अब देखते हैं क्या यह रेंज के अंतर्गत आता है। π/4 का मतलब 45 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 45 बराबर 135 नहीं, आपका यहाँ पे आएगा, थोड़ी सी ध्यान दीजिए, आपको इस जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 135, जो कि 0 से लेकर के पाई के बीच में बिलोंग करता है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 π/4। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जिसके कारण से क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ रहे हैं। इसको बनाइएगा दोनों मेथड से और आंसर जो आएगा कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को दोनों का आंसर हम बता देंगे, मिला लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देख लीजिए
और आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों को ध्यान से देख लीजिए और इसको बनाइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, मिस प्रिंटिंग है, चाहे जो भी बोलिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे CS नहीं है, यहाँ पे सेक है, सेक इन्वर्स -1 है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे और आप ऐसे कमेंट भी कीजिएगा। अगले वीडियो में इसको हम दोनों क्वेश्चन को करवा देंगे। थैंक्स फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और जितना भी हो सका हम अच्छे ही प्रयास किए हैं समझाने को। अगली वीडियो में और कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा समझा पाएँ। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। और जितना भी क्लास 12 की मैथ में है सिलेबस में पढ़ना, सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊँगा समय पे, सारा चीज़ पूरा हो जाएगा। बस इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। और मेरी बस एक ही आपसे विनती है कि सिर्फ कॉपी और एक कलम लेकर बैठना ना भूलें। पढ़ते वक्त इस दोनों चीज़ को साथ में ज़रूर रखें, नोट भी करते चलें। इससे आपको कभी भूलने की समस्या नहीं रहेगी। जब आप भूलेंगे तो दोबारा इसे देखकर आप याद कर सकते